के साथ हमें एक मैसेज दे रही है, और जब वो कंप्लीट मैसेज हो जाता है, दिस इज वी कॉल सेंटेंस। ठीक है जी। तो अंग्रेजी का जो सेंटेंस है, उसके बेसिक सेंटेंस के अंदर 4 फैक्टर्स हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस चीज पे एक्ट हो रहा है, खुद वो कुछ नहीं कर रहा, जबकि वर्ब वो चीज है जो एक्शन जो कर रहा है, उस एक्शन की बाकायदा शक्ल को कंक्रीटाइज करके बता रहा है कि ये एक्शन किस शक्ल में हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब इस शक्ल को शेप करने में, उसको बनाने में हमारी मदद करता है। ये सारी चीजें मिलके एक सेंटेंस फॉर्म करती हैं। अब ये जो ये किस किस्म का हेल्पिंग वर्ब होगा, तो किस किस्म की वर्ब की शक्ल बनेगी, इसको जानने का नाम है टेंसेस। टू नो अबाउट दिस टेंसेस, हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब की शक्ल जैसी बदलती है, उसके वर्ब की फॉर्म भी बदल जाती है। ठीक है जी। और जो डूअर होता है, उन टेंसेस की रोशनी में उस सब्जेक्ट को उस वर्ब के साथ मैच करना जरूरी है। 2 ही तरह के सब्जेक्ट हैं, एक है सिंगुलर यानी वो अकेला तनहा है, और एक है प्लूरल जो कि 2 का मजमुआ है। अब सिंगुलर और प्लूरल को आप अदद की शक्ल में मत देखें, अदद की फॉर्म में मत देखें। सिंगुलर को एज ए सिंगल एंटिटी के तौर पर देखें, ठीक है, और प्लूरल को भी एक एंटिटी के तौर पर देखें। सो एनीथिंग व्हिच गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरैलिटी, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। Any word may be, it may be 2 people but giving one sense. It may be, अभी देखें, मैं देख रहा हूं कि 2 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, और भाई हाथ नहीं खड़े करें, चुप करके सुने, तवज्जो से सुने, आपको समझ आएगा। 2 people, apparently 2 people can be 1 person. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, द कैप्टन एंड कोच। अब 2 वर्ड्स हैं, ये 2 नाउन हैं बेसिकली, लेकिन ये एक शख्स, सिंगुलैरिटी को शो कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से एक शख्स जो है वो 2 शख्सों को या 2 प्लूरैलिटी को शो कर सकता है, जैसे यू, राइट। तो आपने सेंस करना होता है कि वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है, वो प्लूरैलिटी को शो कर रहा है, और उसके मुताबिक वर्ब्स को लगाते हैं। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तमाम टेंसेस, तमाम मॉडल वर्ब्स, पूरी ग्रामर इसी पे बेस करती है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट हो, यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हो, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल हो। ठीक है जी। अब ये असूल है। अब अगर आपने असूल फॉलो करना है, तो असूल ये था कि सेंस द सेंटेंस, सेंस द सेंटेंस। गौर से सुने बात, सबसे पहले सेंस करते हैं सेंटेंस को। दूसरी चीज देखते हैं कि सेंस करते हैं, सेंस एंड आइडेंटिफाई द डूअर, उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला बात है, जैसे ही आपको डूअर मिल गया कि कौन एक्चुअल डूअर है, आपको ये समझ आ जाएगी, अगर आपको बेसिक असूल याद है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है, यानी बेसिक टेंसेस याद हैं, आपको पता चलेगा यार ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके साथ ये वर्ब आना चाहिए था, या ये हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, ये नहीं है। आप सेंस करने में जोर नहीं देते, आप लिखने में जोर देते हो, उर्दू ट्रांसलेशंस करते हो, असूल को फॉलो नहीं करते। यार पहले हम सेंटेंस को सेंस करें, देखिए इसमें रियल सब्जेक्ट कौन सा है, डूअर कौन है। अगर वो सब्जेक्ट जो रियल है, जो रियल एक्ट कर रहा है, अगर वो सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना है, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस नॉलेज, अगर आपको टेंसेस का नॉलेज। इसी तरह से अगर किसी सेंस करते हैं, सेंस द सेंटेंस, ठीक है जी, सेंटेंस, तो उसके अंदर फ्रिक्शन देखनी होती है, किस किस्म की फ्रिक्शन आ रही है, यानी कौन से आपको लग रहा है कि the thing that does not allow you to have a complete sense of that sentence, आपको ये फील करना होता है। ठीक है जी। अब जब वो फील करेंगे फ्रिक्शन को, तो आपको सेंटेंस के अंदर पता चल जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का मसला है या मॉडिफायर का मसला है। मॉडिफायर को अब हम बात कर लेते हैं। मॉडिफायर मीन्स the one who shapes, या the one that shapes, इसको that लफ्ज कर लेते हैं, the one that shapes, किसको, another word को शेप देता है, उसको शक्ल देता है।
वरना वो शक्ल समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर ही वॉक्स, वॉक्स वो चलता है। अब कैसे चलता है, इसकी शक्ल जितने लोग हैं उनके ज़हन में उतनी शक्लें बन रही होंगी। यहां मेरे सामने 970 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो 970 स्टूडेंट्स डिफरेंट इमेजेस दे आर कैरिंग इन देयर माइंड, राइट। लेकिन द मोमेंट आई राइट ब्रिस्कली, तो सब के दिमाग में एक पिक्चर बन गई है। Why? Because the word briskly जब मैंने ऐड किया तो उसने वॉक की शक्ल को कंक्रीटाइज फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अब आपका काम है जानना कि ये जिसने इसकी शक्ल को शेप किया इसको कहते क्या है। इसको हम कहते हैं, या तो ये एडजेक्टिव होगा अगर वो नाउन के साथ लगा हो, या वो एडवर्ब होगा जो मैंने बताया था, राइट, अगर वो वर्ब के साथ लगा हो, ठीक है, या एडजेक्टिव के साथ भी लगा हो, या एडवर्ब के साथ भी लगा हो, राइट, ठीक है जी। और तीसरी थी पार्टिसिपल, जो अगर किसी नाउन के साथ लगा हो, विद नाउन, राइट। अब ये मैंने इन सारे वर्ड्स को हमने कहा जी ये जो लफ्ज है, ये वर्ड जो है ये इसकी शक्ल बना रहा है, इसको हम मॉडिफायर कहेंगे बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन, बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसने इस वर्ब के अंदर कुछ नया इजाफा किया, नया इजाफा किया और उसकी शक्ल बनाई। तो जो इजाफा किया इसलिए हमने उसको एडवर्ब कह दिया, और इजाफा करने के बाद इसकी शक्ल बदल गई इसलिए हमने इसको मॉडिफायर कर दिया। इट्स वेरी सिंपल। कितने सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया, और इससे ज्यादा और क्या आसान मैं कर सकता हूँ बात समझाने। अब इनका काम है कि अपनी रीडिंग्स को इंप्रूव करें और जाके देखें। अच्छा, उसमें फिर हमने अगली बात समझाई, हमने कहा कि जी एक का नाम है डेंगलिंग, तो डेंगल का मतलब तो जाके जरा देख लें, जो हवा में लटक रहा है। ये लो, इतनी सीधा जुबान में मैंने कभी नहीं बोला जितने आगे रहा है, हवा में लटक रहा है, पता ही नहीं इसका कौन वाली वारस है। मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड का मतलब ये है कि वो गलत जगह पे बैठा हुआ है। ये लो, और उर्दू में लिख दिया, राइट। मिसप्लेस्ड कौन सा है, वो गलत जगह पे बैठा। अब नॉर्मली डेंगलिंग जो हवा में लटक रहा है, बेसिकली क्या मतलब है, वो बता नहीं पा रहा वो इसके साथ है, राइट वाले के साथ है, लेफ्ट वाले के साथ है, अरशद के साथ है, वहीद के साथ है, अब्दुल्ला के साथ है, आसमा के साथ है, पता नहीं चल रहा। तो इसका मतलब वो प्रोनाउन अगर हम उसको ठीक कर दें, उसके बारे में बता दें कि वो किसके साथ है, उसको रेलेवेंट प्रोनाउन के साथ लगा दें, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये इसके बारे में क्लैरिटी दे दे हमें कि भाई तू किसकी बात कर रहा है, राइट। तो हमें पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा था कि द मिनिस्टर मेट द मैनेजर, ठीक है जी, एंड ही रिकग्नाइज्ड हिम, राइट। अब ये ही आ गया, डेंगलिंग आ गया, इसने टेंशन डाल दिया है, भाई हमें किसकी बात कर रहे हो भाईजान, आप मिनिस्टर की बात कर रहे हो, मैनेजर की बात कर रहे हो, इस वजह से हमें कंफ्यूजन हो गई है। तो हमें क्लैरिटी चाहिए, इसको हम कहेंगे डेंगलिंग मॉडल, यानी क्लैरिटी नहीं दे रहा कि ये इसके साथ है, मैनेजर भाई के साथ है या मिनिस्टर भाई के साथ है, राइट। तो हमें इसको समझना है। अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, अगर हमने वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स पढ़े होंगे, तो हमें पता चलेगा, या प्रोनाउन, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो हमें पता चलेगा कि नाउन जो है वो सही नाउन किसके साथ है। आपको खुद लगाना है, इस नाउन को सही करके लगाओ। आप सही कर दो, फर्ज करो आप इसके अंदर से वो कि यार ये पता नहीं चल रहा क्या है, तो मैं शायद एंड बोलता हूं तो पता चल जाएगा। द मिनिस्टर मेट द मैनेजर, ठीक है जी, इसको ऐसे कर लो, एंड ही को सॉरी खत्म कर दूं तो एंड रिकग्नाइज्ड ही, तो अच्छा ये तो समझ आ रही है, मिनिस्टर मेट द मैनेजर यानी मिनिस्टर मिला है मैनेजर से, उसको रिकग्नाइज कर, बस खत्म होगी बात, ये भी ठीक हो गया। लेकिन आप कहते नहीं यार मैं तो बताना चाहता हूं मैनेजर के बारे में, तो फिर मैं लिखूंगा द मिनिस्टर मेट द मैनेजर हु रिकग्नाइज हिम। ऑटोमेटिकली जरा गौर करें, सेंस करें, स्लो पढ़े, समझ के पढ़े। क्यों नहीं समझ आता कि मिनिस्टर मैनेजर से मिला जिसने उसको रिकग्नाइज कर लिया, राइट। तो इस तरह से गौर करना था। सेम इज द केस विद द पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब आपने दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया या दो से ज्यादा कंबाइन किया, जैसे अभी एक बच्चे ने कहा जी इन द लास्ट क्लास वी एक्सहॉर्टेड अस टू अवॉइड लेंथी सेंटेंसेस,
है जी। पहले तो मैं इस बच्चे को कहूंगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं इस बच्चे को, क्यों एग्जॉर्टेड लिखा, क्यों नहीं आप सिंपल अंग्रेजी लिखते, क्यों नहीं लिखते कि एडवाइस किया आपने, मुझे एडवाइस की समझ नहीं आ रही, मुझे एडवाइस की समझ आएगी ना। अब आप इसको डांट समझे या जो मर्जी समझे, बट रियलिटी इज दिस, मैं आपको कह रहा हूं, समझा रहा हूं पहले दिन से, मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हो आप लोग, कि कंपोजिशन के अंदर या सीएसएस के अंदर सिंपल एंड फ्लॉलेस इंग्लिश लिखनी है। आप मुश्किल अंग्रेजी में जाके क्या बताते हैं? Why did you write you exhort us? Don't you have the word advice with you? Why don't you write the word advice with you? क्यों नहीं लिखते आप? क्या बताना चाहते हैं एग्जामिनर को, टीचर को क्यों ऐसे बता रहे हैं कि आपके पास ये वर्ड है? फिर इसी चक्कर में आपसे वर्ड का कंटेक्चुअल मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, वो गलत होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, एग्जामिनर को इरिटेशन होती है कि यार ये क्या लिखा है, ये वर्ड कॉन्टेक्स्ट में फिट तो नहीं बैठ रहा, राइट। बहरहाल अब ये पहले तो मैंने इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर दिया सिर्फ गाइड करने के लिए, अगर वो समझ जाए, अगर उस बच्चे ने इसको क्रिटिसिज्म लेना है तो मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो समझदार है तो उसको ये बात समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाहूँ। दूसरी बात, उसने सवाल किया जी, इन केस पैरेललिज्म इज मेंटेन थ्रू आउट द सेंटेंस, व्हाट यू सजेस्ट, आइदर इट इज अपोजिट टू डिलीनिएट। अब देखें, अब पूरी स्ट्रक्चर के अंदर ग्रामेटिकल इतनी गलतियां हैं और बच्चा एग्जॉर्ट भी लिख रहा है, डिलीनिएट भी लिख रहा है। अब बंदा उसको क्या कहे कि बेटा तेरी वोकैबुलरी तो बड़ी पता चल गई, बहुत जबरदस्त है, अब मेरे बेटे आपको ये नहीं पता कि ये वर्ड कहां लगाने थे, और उसके बाद आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो ठीक नहीं है। I had been with the British Council for quite some time, and Australian and British, they used to be with us. हम लोग उनके साथ बैठ के स्टूडेंट्स इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे। तो एक दिन मुझसे एक ऑस्ट्रेलियन ने पूछा कि मिस्टर मजा, what's wrong with your people here in Pakistan? मैंने कहा क्या मसला है? कहता है they always change their accent, अपने एक्सेंट बड़े चेंज करते हैं जबकि इनकी ग्रामर गलत होती है। मैंने कहा वो पता नहीं क्यों, मैं उसका क्या जवाब देता, मैंने कहा बस ये है जी। उसने कहा देखो, इनको ये नहीं पता कि सजेशन लफ्ज है, सजेशन कोई लफ्ज नहीं है, टॉक लफ्ज है, टाक कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है जी, वॉक लफ्ज है, वाक कोई लफ्ज नहीं है। तो पहले तो या तो पाकिस्तानी एक्सेंट में रहें, फिर तो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, ये एक्सेंट चेंज करते हैं, उससे प्रोनाउंसिएशन इनकी ठीक होती नहीं है, एक्सेंट चेंज हो जाता है, ग्रामेटिकल गलतियां ये ज्यादा करते हैं। Why they like, ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूं उसके अल्फाज में, why they like Indians to behave. Indians are very mature. अब आप सोचो कि मैं जब सीएसएस का टीचर, जो एग्जामिनर, वो भी जब देखता है, वो देखता है कि यार इस बच्चे के बेसिक्स कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। मैंने 2016 की पूरी रिपोर्ट एग्जामिनर की बताई थी कि एग्जामिनर ने कहा था कि ये बेसिक्स नहीं जानते, और मैं ये अपनी क्लासेस में फर्स्ट लेक्चर में बड़ा प्रूव करता होता हूँ कि आप कैसे बेसिक्स नहीं जानते और आप किस तरफ चल पड़े हो। तो इससे आपको क्या फायदा होता है? सारे फेल ही हो जाते हैं, जबकि आप सब माशाल्लाह कामयाब तो हो सकते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एवरी वन ऑफ यू कैन सक्सीड, बट देयर इज अ वे टू सक्सीड। इफ यू डोंट फॉलो दैट पाथ, हाउ कैन यू सक्सीड? अब ये जो मैं इतनी मगजमारी कर रहा हूँ, खपाई कर रहा हूँ, 20 मिनट गुजर गया, मैंने इतनी मगजमारी की, अपने आप को थका लिया है, इतना ऊंचा बोल बोल के आपको गाइड करके, किस लिए? ताकि आपका भला हो जाए, आप इस बात को समझ जाए। सो बेटे, बड़ी सिंपल सी चीजें आप समझें। अब मैं आपको इसका जवाब भी देता हूं। देखो पैरेललिज्म क्या है, सारे सेंटेंस में आपको पैरेललिज्म जो है वो मेंटेन करना कोई कंपल्जन नहीं है। जब आप पैरेललिज्म कहते हैं किसको है, जब आप दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन इस तरह करो कि उसमें आपने काफी आइडियाज देने हों और वो आइडियाज नेचर वाइज एक हों, तो उनकी कंस्ट्रक्शन सेम होनी चाहिए, राइट? और उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई थी। व्हेन यू टॉक अबाउट सेवरल आइडियाज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर, देयर शुड बी फॉर्म्ड इन अ पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ये नहीं कि एक वर्ब है और एक आगे एडजेक्टिव लगा दिया, आपने उसकी कंस्ट्रक्शन ख्याल रखनी है। मिसाल के तौर पर इसकी भी एग्जांपल सुन लें, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। इसकी एग्जांपल ये है कि he desired to make a lot of money and that he might earn a good reputation। इस जुमले को समझें जरा, आपको भी समझ आ जाएगी। देखो वो क्या कह रहा है, असूल पढ़ लो। कह रहा है कि उसकी डिजायर है कि पैसे ज्यादा बनाए, एंड अर्न ए गुड रेपुटेशन। ये अर्निंग गुड रेपुटेशन भी एक डिजायर ही हुई ना।
ये दो डिफरेंट आइडिया है। तो पैसे बनाना भी एक बंदे की एक आइडिया है, रेपुटेशन कमाना भी एक आइडिया है, और ये दोनों आइडिया अपनी नेचर में डिजायर्स हैं। तो जब डिजायर्स हैं तो पहले वाले सेंटेंस में डिजायर टू मेक लगाया है, तो यहां पर दैट ही माइट क्यों लगा दिया, ये गलती है। ये आपको खुद फ्रिक्शन नहीं महसूस हो रही। आप कहें कि ही डिजायर टू मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड टू अर्न, यानी या दैट माइट को लगा दे, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट होता है, ये खुद एंड टू अर्न अ गुड रेपुटेशन। ये कब समझ आएगा, ये जरूरी नहीं है रूल आपको पता हो, ये आप सेंटेंस को सेंस करें, आपको खुद महसूस होगा कि यार दैट ही माइट कैसे आ सकता है, राइट। तो आप उसके अंदर करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस को गौर करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये चीजें हैं जो आपने अगर आइडियाज देने हैं और वो सिमिलर नेचर होंगे तो उनकी कंस्ट्रक्शन ध्यान से फॉर्म करें। ये नहीं कि जैसे मैंने लिखाया था टू आयरन एक जगह पे और आगे डू वॉशिंग कर रहे हैं और डू शॉपिंग कर रहे हैं, या तो सारे टू आयरन टू वॉश टू शॉप कर लें, या डू आयरनिंग डू वॉशिंग एंड डू शॉपिंग कर लें, भी ठीक हो जाएगा। यानी एक कंस्ट्रक्शन रखनी है, ये मतलब था उसका, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप आई वुड एडवाइज बेटे कि आप लोग जो हैं ये लेक्चर्स को सामने रखें, गौर से देखें, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लें किसी भी किताब से, उनको देख लें, टेंसेस को गौर से देख लें। और अगर आपको कहीं नहीं मिलता, यार यू हैव इंटरनेट, राइट। व्हाट इज डेंगलिंग मॉडिफायर विद एग्जांपल, आपको 50 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। उनको कंसंट्रेट करें, उनको समझें और प्रैक्टिस करें, रीडिंग इंप्रूव करें, डेफिनेटली गेट दैट, ठीक है जी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। Should I proceed for the next point topic today? This is my question I'm asking. Sir, इनकी चैट बंद है, let me open it. जी ओपन करेंगे। जी 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 जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। आप वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप सारे जो बच्चे हो मुझे बहुत प्यारे हो, और आई वांट, मैं हमेशा आपके लिए नमाज में दुआ करता हूँ। मेरी आदत है कि मैं वैसे भी नमाज पढ़े तो हम दुआ करते हैं सबके लिए। मैं तो किसी घर के पास से गुजरा हूँ और घर बन रहा हो, कंस्ट्रक्शन हो रही हो ना, तो मैं उसको देख के दुआ देता हूँ कि अल्लाह ये जिस घर में जो लोग आएंगे उनको खुशी, खुशहाली, सुकून और इज्जत और सेहत के साथ इसमें आबाद करना। किसी नई गाड़ी को देखूं तो मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह ये नई गाड़ी इनको नसीब करना है, इनको कामयाब। मैं लोगों के लिए दुआएं करता रहूँ, आप लोग तो वैसे भी स्टूडेंट को दुआएं करता रहता हूँ। बाज़ चीजें हार्श हो जाती हैं, वो आपको बतानी पड़ती हैं, आपको समझाना होता है, कुछ चीजें आपको बड़ी और अंदाज से समझ आती हैं इंसान को। बेसिकली जैसे बच्चों को माँ बाप भी डांटते हैं ना, उनको कहते हैं कि भाई बंदे दे पुत्र बन जाओ। बाज़ का डांट पर सही होती है, सख्ती में डालना सही होता है, वरना बच्चे सख्ती में ना डालें तो वो सीख नहीं सकते। जिंदगी सख्ती का नाम है, और अगर आपको सख्ती सीखनी आ गई तो आप जिंदगी में सब कुछ कर लेंगे। मैं अपने बेटों को कहता रहता हूँ कि यार ये मार्शल आर्ट सीखो। मैंने सीखा था मार्शल आर्ट। ये मार्शल आर्ट जो है ना, वो आपको लड़ाई करना नहीं सिखाता, मार्शल आर्ट आपको पेशेंस सिखाता है, आपको हार्डशिप्स को कैसे बेयर करना है वो सिखाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये बड़ी जिंदगी की चीजें होती है जिनको हम समझते नहीं है। पता नहीं क्या कह रहे हैं बच्चे। आपने इसको माइंड नहीं करना, आपने इसको समझना है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं वाकई आपको, मैं अपनी YouTube की वीडियोस में भी लोगों को एम्पावर करने की कोशिश करता हूँ, कहता हूँ कि आप एम्पावर्ड हो जाएं। आज भी मैंने बल्कि एक वीडियो कुछ देर तक बाद आ जाएगी, उसमें खौफ के ऊपर था कि खौफ को कैसे कंट्रोल करना, हाउ कैन यू कंट्रोल योर फियर। फियर क्या चीज है, क्या रोल प्ले कर रहा होता है। तो आप लोग ना इन चीजों को समझा करें, अपने पाँव पर खड़े हो, मजबूत बने, बहुत बड़ी ताकत है। आप अपनी ताकत का अंदाजा लगाएं। यू आर ग्रेटेस्ट पावर ऑन अर्थ, यू डोंट नो। लेकिन छोटी छोटी चीजों में आप गुम हो जाते हैं, उसमें अपनी सलाहियतें ज़ाया हो जाती हैं। वो मेरा नाम ही है जी, माय नेम इज मजहर इलाही। अच्छा चलें, आज हम बात करने जा रहे हैं जी। अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी चैट को जो है ना रोकें। जस्ट मजहर इलाही मेरा नाम है जी, मजहर इलाही को आप देख लीजिएगा, कहीं शक्ल नजर आ जाएगी। अभी सुन लें, द सेम शक्ल जो आप यू कैन सी राइट नाउ हियर। अभी मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट, और मैं टेंसेस वॉइस के हिसाब से समझाऊंगा, फिर नरेशन समझाऊंगा, और उसके बाद फिर आप अपनी एक्सरसाइज पे चले जाइएगा। जितने बजे भी वो अपलोड होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। सुने, सबसे पहले वॉइस का कॉन्सेप्ट सुन लें। वॉइस हेयर मीन इन एक्टिव पैसिव वॉइस, या इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं स्टाइल को। वॉइस इज कॉल्ड स्टाइल, द वे यू से समथिंग, द वे यू से समथिंग, ठीक है कि नहीं।
अच्छा, द वे यू से समथिंग, द स्टाइल, द वे यू समथिंग। अब दो स्टाइल हैं, एक एक्टिव स्टाइल है और जिसको मैं कहता हूं अंदाज, उर्दू में ट्रांसलेट करो तो अंदाज, और एक पैसिव स्टाइल ऑफ गुफ्तगू है, राइट। गौर से बात सुनते जाएं, लिखिएगा नहीं मैसेजेस, ये तो समझ नहीं आएगी, मैं चाहता हूं कंसंट्रेट करो। अंग्रेजी में जो वॉइस का नाम आप सुनते हो, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसमें वॉइस का मतलब है स्टाइल, उसमें वॉइस का मतलब है स्टाइल। एक एक्टिव स्टाइल है, एक पैसिव स्टाइल है। एक्टिव वॉइस मीन एक्टिव स्टाइल, पैसिव स्टाइल मीन पैसिव स्टाइल। एक्टिव स्टाइल मीन एक्टिव अंदाज, या पैसिव स्टाइल मीन पैसिव अंदाज। एक्टिव अंदाज का मतलब ये हुआ कि वो अंदाज गुफ्तगू, द वे, जिसमें आपको डूअर एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, उसको हम एक्टिव अंदाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर, आई हैव कंप्लीटेड, राइट, कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, तो मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, नजर आ गया कि मैंने प्रोजेक्ट किया। पैसिव का मतलब होता है छुपा हुआ, एक ऐसा अंदाज जिसमें डूअर जो है हमने छुपा लिया है, या छुपा लिया है मजबूरी से, जानबूझ के, या हमें वाकई पता नहीं था, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पैसिव अंदाज गुफ्तगू। यानी कि ठीक है, माय प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड, मेरा प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया है। किसने फाइनलाइज किया नहीं पता, छुप गया ना, पैसिव, डूअर छुप गया, मैंने ये अंदाज इख्तियार कर लिया। ये दोनों अंदाज गुफ्तगू हर जुबान में मौजूद होते हैं, हमें बनाने नहीं पड़ते। वो हमें टीचर्स ने सिखाया था, इसको ऑब्जेक्ट को इधर ले जाओ, सब्जेक्ट को इधर ले जाओ, तो हमने वो फॉर्मूला याद कर लिया, लेकिन एक्चुअली उसने ये नहीं बताया टीचर ने कि पैसिव या एक्टिव जो है ये तो अंदाज गुफ्तगू के नाम है, और बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर हर एक जुबान के अंदर मौजूद होते हैं। एक ऐसा अंदाज गुफ्तगू जिसपे डूअर नजर आ रहा होता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और एक ऐसा अंदाज गुफ्तगू जिसपे डूअर कहीं छुप गया है, चाहे मजबूरी से छुपाया या छुपा लिया है, हम उसको पैसिव अंदाज़े गुफ्तगू कहते हैं, राइट। तो तीसरी चीज होती है कि अगर डूअर पता भी हो तब भी हम उसको लिखें। मिसाल के तौर पर मैंने अक्सर समझाया था कि मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी, तो इट डज नॉट मीन कि मिल्क पे स्ट्रेस करना है, क्योंकि टीचर्स अमूमन यही सिखाते हैं कि जी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना होता है अगर डूअर मौजूद हो। डूअर की मौजूदगी में अगर हम ये अंदाज गुफ्तगू अपना रहे हैं, ये स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन अपना रहे हैं, तो टीचर्स कहते हैं कि जी हमने ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना होता है। ये टीचर बताते हैं, चुप हो जाते हैं, आप आगे से पूछते नहीं कि जी इस ऑब्जेक्ट पे क्या स्ट्रेस कर रहे हैं, क्यों स्ट्रेस करें, हम नहीं पूछते, इसलिए वो आपको बताते नहीं। जब आप पूछते हो ना, वो आपको बताते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि डूअर की मौजूदगी में जब आप ये स्टाइल अडॉप्ट करते हो, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस नहीं करना, बल्कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रेस करें। वो क्या है? मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी का मतलब है ये जो दूध है ना, ये मुझसे नहीं पिया जाता है। सो यू आर एक्सप्रेसिंग योर dislikeness towards milk, that object, आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में अपनी डिसलाइकनेस को इजहार करो, उसको स्ट्रेस करना था, इसलिए डूअर की मौजूदगी में ये अंदाज़े गुफ्तगू अडॉप्ट किया गया। अदरवाइज डूअर जब मौजूद नहीं होता, या उसका पता नहीं होता, या अंडरस्टूड होता है, या छुपाया जाता है, तो हम ये अडॉप्ट कर लेते हैं। आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट चल के तो नहीं आया, खुद ब खुद तो नहीं आया, किसी ने निकाला है, लेकिन अब यहां पर वो जो रिजल्ट निकाले हैं वो अंडरस्टूड है। मिसाल के तौर पर आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं और मैं आपको कहता हूं कि रिजल्ट आ गया है, तो आप सबको पता है कि एफपीएससी ने रिजल्ट निकाला है, मुझे जरूरत नहीं है कहने की कि एफपीएससी ने रिजल्ट निकाला है, इसलिए मैंने ये अंदाज़े गुफ्तगू अडॉप्ट कर लिया, रिजल्ट आ गया है। दैट अंदाज इज कॉल्ड पैसिव अंदाज, ठीक है जी। तो अब याद रखो असूल, अब मैं असूल बताने लगूं, 2 मिनटों में पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएंगे, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। पहली बात आपने ये ज़हन में रख ली कि इट्स अ स्टाइल, it's in every language, it's by default, and we choose any one of these two styles according to the need. According to the need, we choose an active style when we know who is doing an action, and we choose the passive and the other passive style when we want to hide, or we really do not know about the doer, or the doer is really understood. That's why we hide that, when we use that particular style. राइट जी। अब 12 टेंसेस हैं, तो 12 में से 9 टेंसेस को पैसिव अंदाज में लिखा जाता है। अब 9 में लिखा जाता है, तो इसका मतलब 3 वाले नहीं लिखते, तो वो 3 वाले मैं बताऊंगा ताकि आपको 9 की समझ आ जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये परफेक्ट कंटिन्यूस जिसके साथ आ रहा है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, उसकी पैसिव वॉइस या पैसिव अंदाज नहीं होता, बाकी सारे टेंसेस का होता है, यानी नॉन टेंसेस का होता है, और इसके अलावा बाकी सारी ग्रामर मॉडल वर्क होता है। लेकिन सुने फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला ये है, पहली बात ये रखें कि ये ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और जिस टेंस में होगा उसी के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे विद सम एडिशन। मैं अभी बता देता हूं, समझा भी देता हूं, ठीक है जी, विद सम एडिशन। प्लस कॉमन फैक्टर ये है कि जिस मर्जी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होती। ये पैसिव का बेसिक स्ट्रक्चर है। और समटाइम्स डूअर मौजूद हो तो आप बाय लगा के, राइट, आप सब्जेक्ट लगाते हो अगर डूअर मौजूद हो तो, ठीक है जी, अगर मौजूद हो, अगर वो मौजूद हो, अदरवाइज आप सिर्फ यहां तक रोक देते हैं, हमेशा आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, गौर से देखें जी, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, दिस टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, ये देखो वर्ब की फॉर्म आखिर में आ रही है। पहले एक चीज पे गौर करो, स्टेप बाय स्टेप गौर करना, पहले फॉर्म पे गौर करो, ठीक है जी। इट इज बीइंग सेड, ये देखो आखिर में आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है जी। इट विल बी डन, ये देखो थर्ड फॉर्म आ रही है। तो पहला कॉमन फैक्टर ये है, जिस मर्जी टेंस को करें, जिस मर्जी मॉडल वर्ब को करें, फॉर्म थर्ड होगी, नंबर वन। नंबर टू, जो मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब वही होंगे, ये देखो कंटिन्यूस में इज आर एम होता है अगर प्रेजेंट में तो वही आएगा, सिर्फ इजाफा किसका होगा, एडिशन क्या होगी, बीइंग की, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल अगर आता है तो विल ही आएगा, इजाफा किसका होगा, बी का, ये एडिशन है। तो इस तरह से एडिशन होगी। अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल यू शुड है, ये मॉडल मैं बता रहा हूं, यू शुड वर्क, you should complete your project ये अगर मैं इसकी पैसिव वॉइस करूंगा तो योर प्रोजेक्ट, ये गौर करना, वही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा शुड, बट एडिशन होगी बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी योर प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है जी, बाय यू लगा देंगे। तो पॉइंट फिलहाल जो बेसिक समझने का वो ये है, आज नरेशन है जी, महरोश, जो भी आप पूछ रहे हैं, महरोश टॉप नरेशन और वॉइसेस के बारे में बता रहा हूं। तो पहला फैक्टर मैंने बताया है कि हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होगी, नंबर वन। नंबर टू, जिस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो वही लगेगा, सम एडिशन होगी, वो एडिशन मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है जी। और तीसरी चीज मैंने बताई कि पैसिव वॉइस क्या होता है, ये क्यों यूज होता है, ठीक है जी। अब जरा समझ लें, मैं अब सारी चीजों को, यहां तक बात समझ आ गई आपको, यहां तक तीन बेसिक प्रिंसिपल्स, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, नंबर टू, ये पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, पार्ट ऑफ आवर एवरी लैंग्वेज है, नंबर थ्री, क्यों है लैंग्वेज है, क्योंकि इट्स एन अंदाज़े गुफ्तगू, इट्स अ स्टाइल, इट इज एन एवरी गुफ्तगू। और ये अंदाज हम पैसिव का इख्तियार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, कब करते हैं, जब हमें डूअर का या तो पता नहीं होता, या हम उसको खुद छुपाना चाह रहे होते हैं, या वो अंडरस्टूड होता है। और चौथी चीज होती है, जब पता हो तब भी लिखें तो हमने उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज को करना होता है। चौथी चीज मैंने क्या बताई, 9 टेंसेस के पैसिव वॉइस होते हैं और तमाम मॉडल वर्ब के तो होते ही होते हैं, और 9 टेंसेस में जब पैसिव वॉइस करेंगे तो उनके वही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे और उनके साथ कुछ एडिशन होगी, राइट जी। तो ये पैसिव वॉइस हो जाएंगे। हैविंग सेड दिस, मैं इसको डिलीट करता हूं और आगे चलता हूं। अब जरा सुने, पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, तो अब मैं इसके बारे में कुछ बता दूं। देखो पहले तो कुछ मैं बताता हूं। अजहर, ये जो आपने सवाल किया है, व्हाई इट इज सेड टू अवॉइड पैसिव वॉइस, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, इसको कहते हैं क्वेश्चन, मजा आया ना क्वेश्चन का, कि व्हाई इट इज सेड टू अवॉइड पैसिव वॉइस इन राइटिंग, दिस इज अ क्वेश्चन, रियली आई अंडरस्टैंड। अब सुने, गौर से सुने कि पैसिव वॉइस को राइटिंग में अवॉइड
करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के मीनिंग में फर्क है। आई डोंट ड्रिंक मिल्क का मतलब यह है कि मैं अपनी रूटीन बता रहा हूं या अपनी कोई हैबिट बता रहा हूं कि भाई मुझे दूध पीने की आदत, मैं दूध नहीं पीता हूं, मैं अपनी रूटीन की बात कर, इसका मतलब यह है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी, अगर मैं ये बात इस अंदाज में लिखूंगा, इस अंदाज में लिखूंगा, तो बेसिकली मैं उसके अंडरलाइन एक मैसेज दे रहा हूं, वो ये है कि मैं बहुत सख्त डिसलाइक करता हूं मिल्क को, किसी भी शक्ल में हो, मैं दूध नहीं पीता। ठीक है जी, मैं दूध नहीं पीता, राइट। अब ये दो डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे करने के लिए दो डिफरेंट अंदाज इख्तियार करने पड़ते हैं। ठीक है जी, अगर डूअर मौजूद है तो। अदरवाइज पैसिव अंदाज हम तब इख्तियार करते हैं जब हमने बाकी डूअर का नहीं पता या वो अंडरस्टूड है। मसलन हम कहते हैं घर वालों को ना बताना, उन्हें पता चल गया है। उर्दू में कहते हो ना, घर वालों को ना बताना, उन्हें पता चल गया। भाई खुद तो नहीं पता चला, किसी ने जाके बताया है ना, राइट। लेकिन चूंकि आप इस जुमले में उसका जिक्र नहीं कर रहे कि किसने बताया, इस अंदाज को पैसिव अंदाज के, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये अंदाज क्यों इख्तियार किया? या तो आपको वाकई नहीं पता कि किसने उनको बताया है, या आप जानबूझ के छुपाना चाहते हो कि किसने बताया उसका नाम ना लो, इसलिए आपने ये अंदाज़े गुफ्तगू अडॉप्ट कर लिया। ठीक है कि नहीं? एक बात ये होगी। तो जब इनके मीनिंग में फर्क है, इनके यूजेज में फर्क है, तो जो आप कहना चाह रहे हो वो आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए। अगर वो बात बनती है पैसिव अंदाज में तो पैसिव अंदाज इख्तियार करो। अगर वो बात नहीं, उसका मीनिंग आप कुछ और कहना चाह रहे हो, स्टूडेंट्स को चूंकि इस चीज का नहीं पता होता, इसलिए कहते हैं जी पैसिव वॉइस को राइटिंग में अवॉइड करें। क्यों? कि आप या तो उसको लैंग्वेज की तरह सीखें और फिर आप इस्तेमाल करें। दूसरी चीज यह है कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस की लेंथ ज्यादा हो जाती है, लेंथ ज्यादा हो जाती है। जो बात सीधे तरीके से समझ आती है वो घुमाने की जरूरत नहीं होती, वर्ड्स का इजाफा नहीं करना होता, इसलिए मना किया जाता है कि आप उस पैसिव को अवॉइड करें एज मच एज पॉसिबल, अनलेस कि वो आपकी इनएविटेबल नीड ना हो। बट ये कोई फिक्स रूल नहीं है। डू नॉट मेक इट अ रूल ऑफ सम, कोई सेक्रेड पर्सनालिटी ने कह दिया यूज ना करना, राइट। ये किसी सेक्रेड पर्सनालिटी ने नहीं कहा, ये किसी इंग्लिश के एक्सपर्ट ने नहीं कहा कि लाजमी नहीं करना, ये फिक्स रूल है बच्चों। नो, नेवर। इट इज यूजलेस टू से, इट इज नॉनसेंस टू से कि हर सूरत में अवॉइड करना। नो, इट इज द नीड ऑफ योर स्टाइल ऑफ सेइंग, व्हाट स्टाइल ऑफ सेइंग यू अडॉप्ट बिकॉज ऑफ योर नीड। तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, तो एक चीज आप ये ज़हन में रख लेंगे। आई होप कैन अंडरस्टैंड दिस। मैं अब हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताने लगा। ठीक है, अब सबसे पहले जल्दी से सुन लें क्योंकि हमने वो भी करना, फिर आपने एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ये समझ लें कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, शुड है, मस्ट है, कि एक बात ये ज़हन में रखना, मैं ऐसे बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, इसको ज़हन में रखें। अच्छा जी, इसको जरा ज़हन में रखें, ये फॉर्मूले को ज़हन में रखना है आपने। ठीक है, अब जरा गौर सुनिए। हम बात करने जा रहे हैं इसकी, इसकी आप देख रहे हो ना स्क्रीन, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस वक्त टेंसेस नहीं सिखाने बैठ रहा, मुझे पूरा यकीन है और होना भी चाहिए असूलन कि आपको टेंसेस आने चाहिए। आपने पढ़े होंगे टेंसेस, अच्छा फुल नहीं आते लेकिन पढ़े जरूर होंगे, राइट। मैंने बेसिकली दो ग्रामर में जो मिस्टेक्स होती है नरेशन और इसकी वजह से, वो मैं बताना चाहूँ। तो ये आपको जो टेंसेस अगर आते हैं तो आपने सब टेंसेस या मॉडल वर्ब्स अगर आपने पढ़े हैं तो वो सारे के सारे जो हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। पैसिव वॉइस में थोड़ी सी चेंज आ जाती है, वो चेंज मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रखें। तो ये पहले मैं लिख रहा हूँ मॉडल वर्ब्स, मस्ट,
सब एग्जाम्पल भी दूंगा, जरा चुप करके देखो। ought to, ठीक है जी, can, would, may, might, ठीक है जी, would, used to, has to, have to, had to, will have to, shall have to, going to, about to, let me check, should, must, ought to, can, could, may, might, would, used to, has to, have to, had to, will have to, shall have to, going to, about to, right? इन तमाम के साथ जो एडिशन होगी वो होगी इसकी, बी की, और बी ऑब्वियसली पैसिव वॉइस में फिर बाद में क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? मिसाल के तौर पर अब एग्जांपल देखें, सुने एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, बेटे, do you think again a question is what is the difference between modal verbs and auxiliary verbs? पहली बात है मॉडल के ये स्पेलिंग नहीं है बेटे, नंबर वन। नंबर टू, रियली सरप्राइजिंग, शॉकिंग, कि अगर मैं इस टाइम पे आपको बताऊं ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब में फर्क क्या है। तमाम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब ही कहते हैं, बाय द वे, हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, राइट? And modal verbs are which themselves are telling you the situation also themselves. Auxiliary verb तो मदद करेगा, verb की शक्ल देगा, they themselves are conveying a meaning. But I would suggest please you just read grammar, basically जाके उन पर गौर करें, आपको पता चलेगा। इस वक्त जो मैं चीज बता रहा हूँ वो समझें। For example, you should complete, मैं एक ही सेंटेंस बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। योर प्रोजेक्ट, अगर ये जुमले की मैं पैसिव वॉइस करूंगा तो ये देखो ऐसे होगा, योर प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड, योर प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी, राइट? यू शुड कंप्लीट योर प्रोजेक्ट या योर प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड। अब आपने असूल सीखना है। असूल क्या है? ये जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर वो एक सेंटेंस लिखेगा एक्टिव फॉर्म में और उसके 4 ऑप्शन दे सकता है कि इनकी पैसिव, राइट, पैसिव बताओ, राइट? अगर आपको ये रूल पता चल गया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, हर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई एडिशन होती है, और जो एडिशन मैं एग्जाम्पल की सूरत में नीचे दिखा रहा हूं, और ये सारी आपको पहचान याद हुई, तो आप राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि बाकी सारे जो रॉन्ग ऑप्शन होंगे उनमें कोई ना कोई उसने गलती की होगी या वो राइट हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया होगा। तो एक तो क्वेश्चन इस शक्ल में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि उसने ये एक्टिव फॉर्म में लिखा हो, राइट, और उसके बारे में वो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूछा हो कि ये 3-4 हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस पे लगेगा पैसिव वॉइस में, सिंपल हेल्पिंग वर्ब, वो किसी भी शक्ल में आपको दे सकता है। यानी पूरा सेंटेंस लिख के उसके 4 ऑप्शन दे सकता है, वो पूरा एक सेंटेंस लिखने के बाद मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब दे सकता है और कहेगा इनमें से राइट हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। वो ये भी दे सकता है कि 4 ऑप्शन जो वो वोकैबुलरी की सूरत में दे दे कि इनमें से कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, आप वो बता दो। अगर आपको ये असूल याद है तो, ये असूल आता है, राइट, तो उसमें आप ये लगाओगे। जी बेटा बाय नहीं आ सकता, जरूर बाय भी आ सकता है और ना भी लगाएं तब भी ठीक है, ये सेंटेंस ठीक हो जाता है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। बाय लगा के यू भी लगा सकते हो और बाय ना भी लगाओ तब भी ये ठीक होता है, राइट? ये मैं बता दूं आपको बात। सो आपने इस असूल को अगर आपने ज़हन में रख लिया तो डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट दिस। आपके ऑप्शन देंगे, 3 तरह से ऑप्शन आ सकता है, यानी सेंटेंस, उसके 4 सेंटेंस की फॉर्म में ऑप्शन नंबर 1, या तो वो हेल्पिंग वर्ब देगा और उसके हेल्पिंग वर्ब्स पूछेगा आपसे और बताएगा, पूछेगा कि आपने राइट हेल्पिंग वर्ब लगाओ, या तीसरा तरीका ये है कि वो आपको वर्ब की फॉर्म जो है वो लगाएगा, उस पर पूछेगा राइट वर्ब की फॉर्म कौन सी है। बस उसने देखना ये है कि आपको असूल आता है ये क्या। तो उस असूल में याद रख लो कि ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है जो जिनके आगे टू आ रहा है, या ये शुड, मस्ट है और उसके बाद कैन है, कुड है, इन सब के एक पैसिव वॉइस
बी लग के थर्ड फॉर्म लगेगी। असूल याद रख लो फिलहाल, अगर आपने ग्रामर नहीं भी पढ़ी तो, अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करने हैं तो आप ये जिन में रख लो कि ये शक्लें जब भी नजर आए, इनके साथ अगर पैसिव फॉर्म होनी चाहिए तो बी लग के थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। पहली बात क्लियर होगी यहां तक बात? ठीक है जी। ये जहां जहां टू आ रहा है ना, इसके आगे इसके पैसिव हो गई तब जब इसके आगे बी लगाओगे, बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाओगे। समझ आ गई? अब मैं आगे चलता हूं, इसी असूल को ज़हन में रखो। तो अब मैं इनकी पास्ट फॉर्म बताने जा रहा हूं। एक सेकंड में पास्ट फॉर्म, बच्चों सांस ले लिया करो, सर ने 1 मिनट के लिए माइक म्यूट किया है, जस्ट वेट, आ रहे हैं सर, मे बी ही गॉट अ कॉल, जस्ट गिव हिम अ मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। यार ये होल्ड कर लिया करें, थोड़ा सा आ गया था, मेरी कॉल एक इंपॉर्टेंट आ गई थी, मैं उसको अटेंड कर रहा था। ठीक है जी। अच्छा सुने, अब दूसरी चीज समझे। अब अगर फॉर एग्जांपल बच्चों जाके ना बेसिकली एक्टिव पैसिव वाइज जाके बेसिकली पढ़ो। I am not here to teach you everything of tenses or grammar in detail. I am preparing you for screening test where necessary grammar is being taught principally. Principally, अगर आप पैसिव वाइज के रूल पढ़ें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसकी पैसिव वाइज होती है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसकी पैसिव वाइज होती है। मतलब ये कॉमन चीजें जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अब ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं शुड हैव, मस्ट हैव और टू हैव, ये पास्ट फॉर्म्स होती हैं। और टू हैव, देन may have, might have, then could have, then would have, then हाँ जी, can have, might have, could have, would have, may have। जब ये तमाम होते हैं बेसिकली पास्ट फॉर्म, जैसे शुड है, you should go there, तुम्हें वहां जाना चाहिए। और अगर मैं कोई you should have gone there, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। ठीक है। You must have gone there, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। You would have gone there, तुम वहां जा, हो सकता तुम वहां होते। यानी ये पैसिव, ये पास्ट फॉर्म होती। इन पास्ट फॉर्म में अगर ये शक्लें नजर आ जाए, यानी आपको ये फॉर्मूला ज़हन में रख लो कि जहां पर आपको हैज, हैव या हैड, इसको कहते हैं 3H फॉर्मूला। जहां पर ये नजर आए वहां पर आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, और अगर इनकी पैसिव हो तो इसके साथ बिन का इजाफा करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। राइट? कीपिंग दिस प्रिंसिपल इन माइंड,
इन सब के साथ आप एडिशन करोगे बिन की, और बिन के बाद ऑब्वियसली रूल जो कॉमन है वो दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मिसाल के तौर पर you should have completed this project। ये पास्ट का जुमला है जिसका मतलब ये है कि तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए था। You should have completed this project, तुम्हें ये वर्क कंप्लीट करना चाहिए था। The moment you write the passive voice, this project should have been, ये इजाफा, been completed by you। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं उर्दू में जैसे कहूं कि यार मैं सुबह से तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गया हूं, तुमने अभी तक ये काम नहीं किया, मेरे हिसाब से तो ये काम हो जाना चाहिए था अब तक। तो ये जो कह रहा हूं मेरे काम हिसाब से ये काम हो जाना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूं दिस टास्क शुड हैव बीन डन, ये हो जाना चाहिए था। दिस इज कॉल्ड द पैसिव अंदाज, दिस टास्क शुड हैव बीन डन, ये टास्क हो जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल टुडे, दिस टास्क शुड हैव बीन डन टुडे, ये आज हो जानी चाहिए था काम मुकम्मल, ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए था। तो पैसिव फॉर्म में आपने बेसिक असूल ये ज़हन में रखना है कि किसी भी पैसिफायर में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो होगा, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पढ़ लिए हैं, टेंसेस पढ़ लिए हैं, तो वही हेल्पिंग वर्ब विद सम एडिशंस होंगे, जिनमें कुछ ये एडिशंस मैंने बताई हैं मॉडल वर्ब्स की। अब आ जाते हैं आपके व्हाट यू शुड से टेंसेस की तरफ। टेंसेस में मैंने बताया था कि 3 टेंसेस जो हैं, किसी बच्चे ने सवाल भी किया था, उसका जवाब दे दूं। ये 3 टेंसेस हैं, नहीं इनमें चेंज नहीं करना होता, दिस दैट वगैरह नहीं चेंज करना होता। टेंसेस में उसने कहा था कि क्या पूछा था उसने, हाँ जी, दिस वर्क हैड बीन डन बाय मी, होगा क्यों नहीं होगा बेटे, ये छोटे छोटे असूल सीख लो खुदा के लिए जाहिद बच्चे, असूल्स पे गौर करो, आपको खुद समझ आ जाएगा यार। किसी ने सवाल किया था, हाँ कौन से 3 टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं होती, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस, बाकी सब टेंसेस की होती है। अब जब टेंसेस की हम बात करते हैं तो ओनली 2 टेंसेस are there which do not have their their helping verbs। वो कौन से हैं? नंबर 1 present indefinite tense, right, and past indefinite tense। ये 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट का देखो, आई फॉर एग्जांपल आई प्ले फुटबॉल, और पास्ट इंडेफिनिट में आई प्लेड फुटबॉल, ये दोनों में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते सिंपल सेंटेंस, सिंपल की बात। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या होगा, इनके जो रेलेवेंट कंटीन्यूअस टेंस हैं उनके हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। मिसाल के तौर पर आई प्ले फुटबॉल है, तो इसको हम लिखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है ना, यहां पे ध्यान रखो, कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे इज हो जाएगा, इज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे इज प्लेड बाय मी। ठीक है जी, तो हम इंडेफिनेट के अंदर उसका रेलेवेंट कंटीन्यूअस उसका हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। आई प्ले फुटबॉल है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसी का कंटीन्यूअस उठाओ, और कंटीन्यूअस में इज आर एम यूज होते हैं, तो वहां से इज उठा लिया। अच्छा, अब इज क्यों उठाया हमने, चूंकि फुटबॉल, अगर यहाँ प्लूरल होता तो हम उसी कंटीन्यूअस का आर उठा लेते। ठीक है, इसी तरह पास्ट में है तो वो लगाएंगे फुटबॉल, उसी के रेलेवेंट कंटीन्यूअस का वॉज या वर, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा, वॉज प्लेड बाय मी, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, राइट। तो इंडेफिनेट के अंदर स्वाय ये 2 प्रेजेंट और पास्ट के इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, इनमें हमें बोरो करने पड़ते हैं कंटीन्यूअस। जो फ्यूचर का है उसमें फ्यूचर के साथ भी कंटीन्यूअस का बोरो हो जाएगा। वो क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आई विल प्ले फुटबॉल है फॉर एग्जांपल, राइट, तो हम कहेंगे
फुटबॉल, अब विल के साथ कंटिन्यूस का बी ऐड कर लो, विल बी प्लेड बाय मी, राइट? ठीक हो गया जी। अब ये तो हो गए थे तीनों इंडेफिनिट। अब जितने भी कंटिन्यूस हैं, वो इज है, वो आर है, वो एम है, वो वॉज है, वो वर है, राइट? और फ्यूचर का भी नहीं ऐड करा। इन सब के साथ आप क्या करोगे, एडिशन करोगे बीइंग की, और बीइंग के साथ ऑब्वियसली ये कॉमन फैक्टर है, थर्ड फॉर्म, ये कॉमन फैक्टर सब है, राइट? सो मिसाल के तौर पर 23rd मार्च केला है, इज बीइंग सेलिब्रेटेड, बीइंग सेलिब्रेटेड, 23rd मार्च मनाया जा रहा है। कहते नहीं हम, आज जश्न आजादी मनाई जा रही है। वो कौन मना रहा है जश्न आजादी? लोग मना रहे हैं, अंडरस्टूड है, लोग मना रहे हैं, हमने पैसिव अंदाज यूज कर लिया, राइट? अगर ये किसी ने बताया था ना, तो आज पैसिव वॉइस आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे थे। आप सोचते रहते हैं, इंग्लिश में मास्टर्स करके लोग सोचते रहते हैं यार ये पैसिव वॉइस यूज कहां होता है, क्योंकि टीचर्स ने सही गाइड किया। तो 23rd मार्च इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ठीक है कि नहीं? ही इज नोन टू मी, नहीं, ही इज नोन नॉट बाय मी। ओए खुदा के बंदो, मुझसे ये छोटे छोटे सवाल ना पूछो, इसका ये होगा वो होगा। आप बेसिक असूल समझो, उस असूल पे गौर करो, आपको खुद अपने जुमलों में करेक्शन और इनकरेक्ट चीजों का पता चल जाएगा। रादर देन कि आप मुझसे स्पून फीडिंग मांगे। फॉर एग्जांपल, इस बच्चे ने मुझसे पूछा, आई नो हिम, ही इज नोन टू मी और ही इज नोन टू मी। अब मैं बता तो दूं, फॉर एग्जांपल मैं बता दूंगा, लेकिन वो बच्चा कभी भी, नाम अभी भी देख लो नहीं ले रहा इस बच्चे का, जो भी वो बच्चा है या बच्ची, मैं नहीं नाम लेगा। दिस इज माई अप्रोच। अब वो बच्चे के जुबान में मैंने डाल दिया जुमला, ये जुमला है भाई। अब वो फिर उसको आगे कुछ कम्प्लेक्स आएगा सेंटेंस, वो फिर फंस जाएगा। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं असूल, ताकि आप कहीं भी ना फंसे, आप खुद से निकल आए सोल्यूशन ढूंढ के। जरा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आए, आप उसको समझ सके, उसमें से निकले। आप मुझे फिर मजबूर कर दो मैं आपको स्पून फीड करूं, ये वाला होगा या वो वाला होगा। बेटे असूल पे चलना, और जब असूल के बाद जो चीज समझ नहीं आएगी उसको निकालो, ठीक है कि नहीं? आप बात समझ रहे हैं? तो प्लीज आप उस पर समझे, सेंटेंसेस के अंदर ना ऑर्गेनाइजेशन हो जाए। अरे बच्चे, अब देखो यार, प्लीज आई एम नॉट गोइंग टू आंसर। अब ये देखो, फिर वो पूछा जी आई गो टू स्कूल, इसका कोई बच्चा वो पूछा जी गो टू स्कूल की पैसिव वॉइस क्यों? या बंदा इसको क्या बताए? देखो, इसका सीधी सीधी बात है कि इस बच्चे का फोकस नहीं है, इसको बात ही नहीं समझ आई कि मैं कह रहा हूं कि आपको असूल समझना है। असूल में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। भाई ऑब्जेक्ट कहां है? यहां किसी चीज के ऊपर काम कर रहा है ना, आप असूल पे काम करें, असूल आप समझें, उसमें आपको नहीं, आप बेशक पहली दफा सीख रहे हो, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है असूल क्या है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब आप खुद महसूस करें कि क्या स्कूल ऑब्जेक्ट है। अच्छा चले मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है। क्या इस पर डायरेक्ट काम हो रहा है? इट्स गोइंग, इट्स मूवमेंट, राइट? तो आपने ऑब्जेक्ट को समझना है, असूल को समझना है, फिर आपको खुद पता चलेगा इसका क्या पैसिव होगा या नहीं होगा। अच्छा, तो अब हम जब ये कहते हैं 23rd मार्च इज बीइंग सेलिब्रेटेड, 20 मार्च मनाया जा रहा है, जश्न आजादी मनाई जा रही है, तो ये पैसिव अंदाज से गुफ्तगू अडॉप्ट करते हैं ना। तो ये तो हो गया कंटिन्यूस में, तो इज के साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा। यही सेंटेंस अगर हम लिखे जाए मिसाल के तौर पर 23rd मार्च, ये गौर करना, इज सेलिब्रेटेड, ये भी तो होता है, लेकिन ये होता है इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। इसका मतलब ये होगा कि 23rd मार्च मनाया जाता है एवरी ईयर। इस किस्म के कॉन्टेक्स्ट होंगे जो आपको बताएंगे कि ये होगा, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूस का है और ये इंडेफिनिट का है। इसका मतलब है हर साल मनाया जाता है, इसका मतलब मनाया जा रहा है नाउ। अब यहां पर अगर आपको असूल पता है और ये फॉर्मूलाज पता है, तो आपको मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप पहले सेंटेंस को सेंस करोगे। द फर्स्ट जॉब इज सेंसिंग द सेंटेंस, कि जिसका मुझसे पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है, whether it is an indefinite tense or a continuous tense. If it is an indefinite tense, तो मुझे ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये वाला ढूंढना है। If it is of continuous tense, तो आपको मुझे ये ऑप्शन ढूंढना है। If you are very clear about the concepts and the rules, you definitely can get the answer for this. ठीक है कि नहीं?
तो ये टेंसेस में आ गए जी। अब हमने पहले इंडेफिनिट के दो बता दिए, जो कि सिर्फ दो ही होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, वो मैंने बता दिए। अब मैंने कंटिन्यूस के बता दिए। फ्यूचर का कंटिन्यूस जो है और फ्यूचर का जो इंडेफिनिट है वो एक ही होता है। फ्यूचर का कंटिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पैसिव है, इन दोनों को एक ही स्टाइल से लिखा जाता है, राइट। ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ क्यों इसको किया जाता है, बट ये आज रूल है। फिर आ जाते हैं परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में आप क्या करेंगे, जितने भी परफेक्ट हैं वो 3H पे शुरू होते हैं, हैज, हैव और हैड। आप इन तीनों के साथ, मैंने वैसे ही ऊपर बता दिया था 3H फॉर्मूला, इनके साथ थर्ड फॉर्म लगा दें, बिन का इजाफा करें और थर्ड फॉर्म लगा दें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। मिसाल के तौर पर 23 मार्च, मैं इसको ही लिख देता हूं, हैज बिन। अब चूंकि सिंगुलर, यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही आएगा, ये सिंगुलर है तो हैज बिन आएगा। मैं बना रहा हूं परफेक्ट की पैसिव, हैज बिन celebrated this year not with much enthusiasm। ठीक है जी, नॉट विद मच enthusiasm। ठीक है कि 23 मार्च जो है वो ज्यादा इस साल enthusiasm से नहीं मनाई गई है, नहीं मनाई गई है, उसको नहीं मनाया गया। दिस इज परफेक्ट। सो ये परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब, उनकी पास्ट फॉर्म की जो थी क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और उनमें क्या एडिशन होगी वो मॉडल वर्ब्स, और ये सारे जो टेंसेस के थे ये मॉडल वर्ब्स मैंने बता दिए, ये इनकी पैसिव वॉइस है और आपने असूल याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आई प्रोसीड फर्दर। अब आ जाते हैं नरेशन के ऊपर, क्योंकि नरेशन की भी बात करनी है, इसको भी जैसा नहीं, वो नॉट एंथुसिज्म पे जोर दिया था बेटा, हैज बिन सेलिब्रेटेड नॉट विद मच एंथुसिज्म, वो और है। दोनों तरीकों से उसका पैसिव वॉइस को बात का दो तरीकों से लिखा जा सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये कौन बच्चा है जी, शहबाज साहब पूछ रहे हैं बार बार, द लास्ट थिंग दैट द फाउंड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग। इसमें वाज हिज ब्लेसिंग रॉन्ग कैसे है बेटा, ये मिसप्लेस मॉडिफायर लगाया हुआ है ना, तो मॉडिफायर की गलती है ना बच्चे, तो गलत लगा हुआ है ना, और उसमें हिज, हाँ हर ब्लेसिंग आना चाहिए। नहीं पढ़ा था ना टॉपिक आपने, इसलिए आपको नहीं समझ आया ना बेटा। ये सीधे सीधे लिखा हुआ है, गौर कर देखो ना, सेंस नहीं ना किया, कंसंट्रेट किया था तो हिज हर का भी फर्क पता चलता। मैं हंसता इसलिए हूं कि आपको मैं जब देखता हूं आप बहुत मामूली सवाल पूछ रहे होते हो, और वो सवाल इसलिए नहीं आपको आते कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, वो सवाल इसलिए नहीं आते आप कंसंट्रेट नहीं करते हो। ठीक है जी, वो सवाल इसलिए नहीं आता कि आप उस पर करते नहीं हो। बच्चे ने सवाल पूछा जी वो तीन जो टेंसेस हैं उनकी पैसिव क्यों नहीं होती यार आई एम नॉट टीचिंग यू ग्रामर मैन। और मैं गौरव इस वक्त तो यही कह सकता हूँ कि प्लीज गौरव से जाके पूछो कि इसकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं होती। ठीक है कि नहीं, इस वक्त गौरव से जाके पूछो। अच्छा चलो जी, अब आ जाते हैं नरेशन के ऊपर। नरेशन में गौर से सुनना, आप ये नरेशन बताने जा रहा हूं। बेटे बता तो दिया, हैज टू, हैव टू, हैड टू के साथ बी की लगा के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। आई एम गोइंग फॉर द नरेशन, प्लीज लेट मी स्टार्ट विद दैट, लेट मी स्टार्ट विद दैट, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने स्क्रीनिंग की क्लास ली है ना फर्स्ट, अगर वो मुझसे ये सवाल पूछे तो आई विल ग्लैडली टेल देम, बिकॉज मुझे पता नहीं वो किस बैकग्राउंड से है, उन्होंने ग्रामर पढ़ी या नहीं पढ़ी। आप लोगों को मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, यू हैव स्पेंड होल 4 months in the preparation, you must have learned grammar, you must not ask me these questions। ठीक है कि नहीं, ये नहीं होने चाहिए थे। हाँ, सब सर ठीक है, आप ठीक नहीं हो।
इनका कसूर है, इन्हीं का कसूर है, किसी का कसूर नहीं होता। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे, इन्हीं का कसूर है, किसी का और कसूर नहीं है। मेरे पढ़ के कौन से तीर चला रहे हैं? हाउ कैन यू से कि जो मेरे वाले बच्चे बड़ा तीर चला लिया उन्होंने, उनको भी मेरी समझ उस वक्त आई जब मैं क्लास छोड़ के जा चुका था। उस वक्त कहते सर अब आप मिल जाते, काश हमें आपकी बात समझ आ जाती। और उनको मैंने पहली क्लास में कहा था कि जब मैं क्लास से जा रहा हूँ तो आपको मेरी याद आ रही होगी, और वही हुआ। हाँ। अच्छा जी, चले नरेशन की तरफ आ रहे हैं। अब मैं स्टॉप कर दो चैट और नरेशन के ऊपर फोकस करो जी। अभी ये इनको बिल्कुल बंद करें, ब्लॉक करें इनको, ब्लॉक ब्लॉक पॉलिसी, इनको ब्लॉक करें ताकि मैं इनके साथ इनको सीधी सीधी बात करके आगे चलूं। ठीक है सर? नहीं ब्लॉक कर दे इनको। इनको नहीं हमने सुनना, ब्लॉक करें जी। वीर इनको ब्लॉक करें। मैं आई एम जस्ट वांट टू कैरी ऑन विद द नरेशन। ओके, नरेशन में आपने याद रखना है कि टाइम होता है जी, मैं बड़े सिंपल तरीके से बताने को, शॉर्ट टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है जी, ये तीन टाइम है, टाइम होते ही तीन है। नरेशन इज अबाउट लर्निंग के हाउ टू डिफरेंट एक्टिविटीज इन टू डिफरेंट टाइम जोन, उनको कैसे कंबाइन किया जाए। मिसाल के तौर पर ही सेड, उसने कहा था, इस पर उर्दू में लिखता हूं पहले मैं, उसने कहा था कि वो आएगा। अब कहा था इज पास्ट, आएगा इज फ्यूचर। तो ये पास्ट और फ्यूचर को हम कैसे मिलाएं कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें कोई गलती ना हो। इसको समझने के लिए हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर हम इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रोसेस से गुजर जाएं और हमें यह पता चल जाए कि दो डिफरेंट टाइम जोन्स की एक्टिविटीज को या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइम जोन्स की एक्टिविटीज को कैसे कंबाइन करना है, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें गलती नहीं होगी। ठीक हो गया जी, पहली बात। तो चूंकि तीन ही टाइम जोन है, तीन ही टाइम है, हर टाइम के अंदर चार तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं डेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। का टाइम एक ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, और ये चार ह्यूमन सिचुएशन, ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो जब नाम लिया जाए प्रेजेंट का तो ऑटोमेटिकली आपके जिम्मे इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन एक्टिविटीज की बात कर रहे होते हैं। पास्ट की बात करें तो पास्ट का मतलब अंडरस्टूड ये होना चाहिए कि कोई इंडेफिनेट होगा या परफेक्ट होगा या कंटीन्यूअस होगा या परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। यानी टाइम आपके जहन में अकेला ना घूमे, आपके जहन में ऑटोमेटिकली इन चारों में से कोई एक सिचुएशन आ जानी चाहिए जो कि ऑब्वियस है। क्यों? कि ये चारों सिचुएशन ह्यूमन एक्टिविटीज की बात कर रही है। राइट जी। तो अब तीन मेथड्स बेसिकली समझने होते हैं। पहले बेसिकली मैं 5 बताऊंगा, लेकिन 3 मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है। वो जो फर्स्ट मेथड होता है, और मैं 3 स्टेप्स में बताता हूं। स्टेप 1 है टाइम कॉम्बिनेशन के बारे में। स्टेप 2 जो होगा, जो मैंने अपनी क्लास में भी बताया था, कॉमनैलिटीज के बारे में। स्टेप 3 जो होगा वो होगा एग्जाम्पल्स, यानी मैं स्टेप 3 में जाके एग्जाम्पल्स दूंगा, लिहाजा सब्र और हौसला रखना है, तो समझ आ जाएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चैट बंद होगी, अब आपकी तवज्जो इधर होगी। तो स्टेप 1 में टाइम कॉम्बिनेशन है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताना है, तो इसको 3 मेथड्स में हम करेंगे। मेथड नंबर 1 ये कहता है कि याद रखो कि ये चीज होती है, इसको रिपोर्टिंग कहते हैं, और ये जो चीज होती है इसको हम रिपोर्टेड कहते हैं। राइट? तो हमेशा असूल याद रख लो। पहला असूल ये है कि हमेशा अगर आपको इस फॉर्म में दिया जाए, यानी इस तरह की शक्ल दी जाए और कहा जाए कि इसकी नरेशन बनाओ, यानी इसको इनडायरेक्ट स्पीच पे करो, तो हमेशा असूल याद रखना कि हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच की टेंस की बेस पे ये फैसला होता है कि रिपोर्टेड में क्या आएगा या क्या तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। लेकिन रिपोर्टिंग के टेंस में कोई तब्दीली खुद से नहीं करती। रिपोर्टिंग के टेंस को पहले देखना होता है, असूल ये है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिंसिपल आपको डिसाइड करना होता है कि रिपोर्टेड के अंदर क्या तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। रिपोर्टिंग के टेंस में कोई तब्दीली खुद नहीं करती।
ठीक है जी। तो मेथड नंबर 1 जब मैं इधर लिखूंगा तो आप समझ जाना कि मैं क्या लिखूंगा। रिपोर्टिंग कहता है, मेथड नंबर 1 कहता है कि अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ये इक्वल टू का निशान का मतलब ये है कि हमें इसके बाद आगे रिपोर्टेड के बारे में बताया। मेथड नंबर 1 ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट में हो या उसका टेंस फ्यूचर में हो तो बिल्कुल बॉदर मत करें, डोंट बॉदर कि आगे प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, इसके बारे में बॉदर मत करें। क्यों ना करें? क्योंकि जब आप कन्वर्जन करेंगे, ये कन्वर्जन की लामत है, यानी नरेशन में बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो नो चेंज, चेंज नहीं आएगा किसमें? इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली नहीं करनी होगी, ये मतलब है इसका। पहला मेथड ये कहता है। आप सिर्फ इस मेथड को ध्यान में रखें। अभी एग्जांपल भूल जाएं, एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ असूल ध्यान में रखें कि अगर रिपोर्टिंग का हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तो बॉदर ही नहीं करना कि आगे क्या है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आपको बिल्कुल इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि इसके टेंस में हमने कोई तब्दीली नहीं करनी होती इनडायरेक्ट स्पीच करते हुए। पहला असूल ये ध्यान रखें। मेथड नंबर 2 कहता है कि अगर जैसे कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, कि अगर ये पास्ट में हो रिपोर्टिंग स्पीच तो फिर जरूर बॉदर करें कि रिपोर्टेड में क्या है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, उसको बॉदर करें। यानी उधर अगर पास्ट है तो फिर बॉदर करो, क्योंकि जब आपने कन्वर्जन करनी होगी तो टेंस जो होगा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वो चेंज हो जाएगा इनटू पास्ट टेंस, उसको पास्ट टेंस में बदल देंगे। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज टू पास्ट टेंस, वो भी पास्ट में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा मैं भी एग्जांपल दूंगा, पहले असूल ज़हन में रखना। मेथड नंबर 3 ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग भी पास्ट में हो और रिपोर्टेड दोनों ही पास्ट, तो फिर कन्वर्जन करते हुए जो टेंस होगा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वो चेंज होगा इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये वाला नुक्ता जरा थोड़ा सा समझ लो कि ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, तो ये वाला जो है ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अब ये नुक्ता बड़े गौर से सुनना। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि जब टाइम का नाम लिया जाए, प्रेजेंट का नाम या पास्ट का नाम या फ्यूचर का नाम लिया जाए, तो ऑटोमेटिकली ज़हन में आपके 4 ह्यूमन एक्टिविटीज आ जानी चाहिए कि या तो इंडेफिनिट होगा या कंटिन्यूस होगा या परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, ये मैंने बताया था। तो इस केस में जब हम कहते हैं ये भी पास्ट हो, ये भी पास्ट हो, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर वो पास्ट कंटिन्यूस में हुआ तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। ठीक हो गया जी, 2 बातें होगी। लेकिन अगर वो ऑलरेडी परफेक्ट में हुआ या वो ऑलरेडी परफेक्ट कंटिन्यूस में हुआ तो उसका क्या करेंगे? उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी परफेक्ट है। सो टेक्निकली स्पीकिंग व्हाट दिस रूल सेज इज कि अगर इंडेफिनिट हुआ तो परफेक्ट में बदलना, अगर कंटिन्यूस हुआ तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना, और अगर वो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में हुआ तो उसको मत बदलना। उसके टेंस में कम से कम कोई तब्दीली नहीं आएगी। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ठीक हो गया जी। ये तो पहला हो गया टाइम कॉम्बिनेशन का फैक्टर, ये ज़हन में रखना है क्योंकि ये बुनियाद है। ये 3 मेथड्स हैं जो बुनियाद है तमाम आगे मेथड्स के लिए। 5 मैंने मेथड्स करवा दिए। अब मैं चल रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ तो ले लिया, अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि लेके रख लो ताकि मैं आगे चलूं। अब मैं जा रहा हूं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 का मतलब ये है कि कॉमनैलिटीज। तो मैं इसी को स्टेप 2 करने जा रहा हूं। ये देखो स्टेप 2
और स्टेप 2 किसके बारे में था? कॉमनैलिटीज। कॉमनैलिटीज का मतलब कॉमन पॉइंट्स। ये पॉइंट्स समझ लो। पहली बात, पहला कॉमन पॉइंट ये है कि ये जितने भी सेंटर में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, ये सेंटर में जो होते हैं, ठीक है। पहला कॉमन पॉइंट ये है, इधर लिख देता हूं कि मिडल कॉमा आर रिप्लेस्ड विद दैट, उनकी जगह दैट आ जाता है। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होता है इसको दैट में बदल देते हैं। पहला सूत्र, पहला कॉमन पॉइंट। दूसरा कॉमन पॉइंट, ये जो प्रेजेंट में है, ये डेफिनेटली इसमें होगा से टू या सेज टू, whatever, से टू हो, सेज टू हो, सेइंग टू हो, whatever। अगर दो वर्ड हुए ना, असूल ये है कि अगर ये दो वर्ड्स हुए, दो वर्ड्स, तो इनको आपने सिंगुलर वर्ड में करना है, टेल या टेल्स में करना है। अगर वो खाली एक वर्ड हुआ फिर नहीं कुछ करना। कॉमन सेंस। अब मैं इससे पहले कि मुझे कोई कहे सर ये अगर से हुआ तो क्या करना है, यार बड़ी कॉमन सी बात है कि से टू बोल रहा हूं, दो होंगे तो एक में बदलना है, दैट्स इट। अब अगर एक होगा तो उसको नहीं बदलना, सिंपल। सो से टू, सेज टू, सेइंग टू, सेड, इस तरह से जो भी होगा उसको आपने इसमें बदलना है। अगर वो दो होंगे तो, अगर एक होगा तो फिर नहीं बदलना। पहले मेथड में तो चूंकि प्रेजेंट और फ्यूचर था, अब आ जाते हैं पास्ट पे। सेकंड मेथड में भी पास्ट है, थर्ड मेथड में पास्ट है, तो उसमें सेड टू होगा, तो सेड टू को आपने टोल्ड में बदल देना। खाली सेड हुआ तो उसको आपने कुछ नहीं करना। तो ये हो गए दो कॉमन पॉइंट्स। तीसरा कॉमन पॉइंट जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको सुने, उसको मैं यहां लिखने लगा हूं। ये जो लफ्ज है, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई विल go for my interview, whatever, right? ये सुनो, तीसरा बड़ा कॉमन पॉइंट समझो। जब हम इसको मिलाते हैं, कन्वर्जन करते हैं, यानी इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, उस वक्त हमने इनको मिलाना होता है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसको हमने चेंज करना होता है। We change it according to, या तो इसके मुताबिक चेंज करते हैं या इसके मुताबिक चेंज करते हैं। इस सब्जेक्ट को हम या इसके मुताबिक चेंज करते हैं या ऑब्जेक्ट इसके मुताबिक चेंज करते हैं। 99% केसेस में ये वाला जो सब्जेक्ट है ये इसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से। 99%। ओनली 1% केस ऐसा है कि ये वाला जो है ये इस ऑब्जेक्ट या इस पैसिव सब्जेक्ट में इसको कहता हूं, इसके हिसाब से चेंज। ओनली 1% केस। तो डेफिनेटली मुझे 1% बताना चाहिए, क्योंकि 99 ऑटोमेटिकली इधर जा रहे हैं। वो कौन सा है? यानी वैसे तो ये आई जो है, ये जितने भी यहां पे सब्जेक्ट होंगे वो सब के सब इसके मुताबिक चेंज हो जाएंगे। सिर्फ 1% ऐसा है जिसमें ये वाला सब्जेक्ट इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सो दैट 1% इज व्हाट? वो ये है कि अगर यहां पर यू हुआ, यू, जब कभी आपको यहां पे यू नजर आए, इसको हमेशा इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लें। और अगर आप में से किसी के ज़हन में सवाल आ रहा है कि अगर इधर सब्जेक्ट ही ना दिया हो, यानी ऑब्जेक्ट ही ना हो, पैसिव सब्जेक्ट हो, तो क्या करें? तो डेफिनेटली आपने ये सेंस करना है उस जुमले में कि ये पॉसिबल यू किसके लिए कह रहा होगा, उसको एज एन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है जी। और ग्रामर की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये 3 कॉमन पॉइंट्स थे। अब मैं चल रहा हूं स्टेप 3 की तरफ, जिसमें मैं एग्जांपल्स दूंगा। स्टेप 3 की तरफ जाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, और एग्जांपल्स के बाद चौथा और पांचवा मेथड करवा के क्लियर आप चले जाएंगे टेस्ट के ऊपर, प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब मैं जा रहा हूं स्टेप 3 की तरफ और एग्जांपल्स देने जा रहा हूं, बल्कि यहीं से मैं खत्म करता हूं। स्टेप 3 एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल में सबसे पहले आएगा मेथड नंबर 1। आपने होप कि आपके सामने स्क्रीनशॉट लिया होगा या पेपर पे लिखा होगा। कीपिंग दैट एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, अपने सामने रखें और मेथड नंबर 1 की एग्जाम्पल देख लें।
मेथड नंबर 1 कहता है कि जी अगर ये प्रेजेंट में होगा, जैसे कि ही सेज टू मी, कोशिश करूंगा एक एग्जांपल बार बार ट्रीट करूं ताकि आपके दिमाग में पेनिट्रेट कर जाए. ही सेज टू मी, I, for example, I did not complete my project. और ये एग्जांपल मैं वही दे रहा हूं जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दी थी, और इसलिए दे रहा हूं कि आप दोबारा से कहीं अगर वो भी भूले हुए तो कंफ्यूज ना हो जाए. I did not complete my project. तो देखिए प्रेजेंट के साथ मैंने पास्ट लगा दिया. और याद होगा मेथड नंबर 1 में क्या कहा है कि अगर ये प्रेजेंट होगा रिपोर्टिंग वाला तो रिपोर्टेड में जो मर्जी हो जाए, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वो टेंस चेंज नहीं होगा. लेट्स सी द एग्जांपल सॉल्व. ही टेल्स मी, कॉमा की जगह दैट आएगा और आई को हम ही में बदलेंगे और टेंस नहीं बदलेगा. ही डिड नॉट, नहीं बदला टेंस. कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट. इसी की एक और एग्जांपल देख लो. एक एग्जांपल मैंने दे दी, एक और दे देता हूं, दो बल्कि दे देता हूं. दूसरा, she says, गौर से देखना, says to her brother, you have not completed your project. But she, as it is रहेगा, tells her brother, कॉमा की जगह आप दैट लगाएंगे, यू को ब्रदर में बदलेंगे. ये था वो यू जो मैं कह रहा था 1% ब्रदर के हिसाब से. ये यू जो है ये ब्रदर के हिसाब से बदल जाएगा. दैट ही, राइट. अब हम टेंस को बदल लेंगे कि नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे. ही हैज नॉट, ये टेंस नहीं बदला जा रहा, ये सिर्फ सिंगुलर प्लूरल का फर्क है. ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट. ठीक हो गया जी. सो ये मेथड नंबर 1 था. अब आ रहे हैं जी मेथड नंबर 2 के बारे में. मेथड नंबर 2 ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग पास्ट में होगी, रिपोर्टेड भी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो उसको पास्ट पे कैसे बदलेंगे. ये देखें, ही सेज टू मी. आई होप कि आपने सेकंड मेथड या थर्ड मेथड ये सब सामने रखे होंगे. अब मैं प्रेजेंट में लिख रहा हूं, आई हैव, सॉरी, ही सेड टू मी, said to me, I have not completed my project, right? He told me, comma की जगह that, I की जगह he लगाएंगे और have को हम had में बदल देंगे. यानी बेसिकली उसको पास्ट में बदलने का मतलब ये होता है कि उसके हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो. उसके हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो. He had not completed his project, right? इसी की दूसरी एग्जांपल देख लो. She said to her brother, you, अब मैं कर रहा हूं, you will work on my project. He told her brother that, you की जगह हम लगाएंगे he और will की जगह लगाएंगे work. Work on her project. Her project. ठीक है जी. ये दो मेथड्स हो गए. अब तीसरे मेथड की एग्जांपल. तीसरा मेथड ये क्या था? तीसरा मेथड, मैं इसकी शॉर्ट ले लें 1 सेकंड में. मैं मेथड 3 ऊपर बताऊंगा क्योंकि उसकी सारी की सारी एग्जांपल्स दूंगा. इन मेथड्स में मैंने दोनों की हर एक सेंटेंस की एक एग्जांपल दे दी, असूल समझा दिया आपको मैंने. शॉर्ट ले लें. 1 मिनट के बाद मैं इसको डिलीट करूंगा, 30 सेकंड्स के बाद, और फिर मैं मेथड नंबर 3 करवाऊंगा, और जब 3 हो जाएगा फिर हम 4th और 5th करेंगे. आई होप शॉर्ट ले लिया होगा. I'm gonna delete this. Delete this. Okay जी. अब आ जाते हैं मेथड नंबर 3 के ऊपर. मेथड 3 कहता था कि अगर रिपोर्टिंग भी पास्ट हो, रिपोर्टेड भी पास्ट हो, तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलें. तो उसको जरा गौर से देख लें. He said to me,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, I did not, ये देखो पास्ट के साथ पास्ट लगा, इंडेफिनिट, complete my project, he told me, कॉमा की जगह दैट लगाएं और I को ही में बदलें। अब मैंने आपको कहा था कि पास्ट पास्ट का मतलब ये है कि इंडेफिनिट हुआ तो उसको परफेक्ट में, कंटिन्यूस हुआ तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देना है, और सिर्फ ये दो ही हैं जिनको बदलना होता है, जबकि जो ऑलरेडी परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो उसको चेंज नहीं करते। सो ही हैड नॉट करेंगे, जैसे ही हैड नॉट करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कंप्लीटेड हिज, दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। दैट्स इट। तो ये पहली एग्जांपल दे दी इंडेफिनिट के साथ। अब दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं मैं कंटिन्यूस के साथ। शी सेड टू हर ब्रदर, यू वर working on this project, she told her brother, कॉमा की जगह दैट लगाएं और यू की जगह ब्रदर के हिसाब से ही लगाएं। अब वर्ब को हम बनेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में had been, और had been के साथ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है वर्किंग ऑन, दिस की जगह हम कर लेंगे that project। ये इंडेफिनेट को परफेक्ट में, कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये तो मैंने आपको बदल के बता दिया। जो है ऑलरेडी परफेक्ट वो मैंने कहा था बदलता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सब्जेक्ट की तब्दीली होगी, जिसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। He said to her brother, you had not, अब ये देखो ऑलरेडी परफेक्ट नहीं है, you had not completed your project। इसको हम कैसे करेंगे, ये देखो, she told her brother, कॉमा दैट बनेगा, यू को हम ही में बदलेंगे, had not नहीं बदलेगा, सिर्फ सब्जेक्ट बदला था, यू को ही में बदल दिया, had not as it is रहेगा had not, और completed भी as it is रहेगा, और your की जगह his आ जाएगा, his project। यही केस आप परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ करेंगे। तो ये तीन अगर बेसिक मेथड समझ आ गए हैं, आगे जो दो मेथड है वो करना आसान है, 5 मेथड मैंने करवाने होते हैं, ठीक है जी। ऑपरेटिव जो है वो मैं नहीं करवाता हूँ, वो आप इस बेसिक को समझ आ गए तो आप उस असूल को देख के कर सकते हैं। लेट मी डिलीट दिस एंड लेट मी गो ऑन टू द मेथड नंबर 4 और 5। अच्छा जी, मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूं और अब मैं जा रहा हूं मेथड नंबर 4 की तरफ और 5 की तरफ। गौर से सुनना है जी, मेथड नंबर 4 और 5, मेथड नंबर 4 और 5 गौर से सुनना है। सबसे पहले ये जुमला देखो, आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। अगर मैं ये जुमला लिखूं तो इसमें अगर मैं हैव को पहले ले आऊं, हैव आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। ये इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब ये है कि ये तमाम इंटरोगेटिव वो क्वेश्चन हैं जो हर सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हैव से, इज से, आर से, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, यानी बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स, राइट जी। और अगर इसको मैं कह दूं when have I कर दूं, when have I कर दूं, बेटे ये जब मुझे ना एकदम स्क्रीन पे ना ब्लर हो जाती है और आप लोग क्वेश्चन करते हो सामने आ जाते हैं। पहले तो मैसेज लिख रहे थे, अभी आप जब रेज हैंड करते हो तो सामने आ जाते हैं। एक बात बड़ी समझ लो कि अगर बात के होते ही आपने क्वेश्चन कर लिया ना, तो इसका मतलब आप सुन नहीं रहे, ये पक्की बात है। बात अभी हुई नहीं
और आपने सवाल खड़ा कर दिया, तो इट मीन्स दो चीजें हैं। एक ये है कि आप पूरी बात सुन नहीं रहे और पिछले नॉलेज ने कहीं इंटरफेयर किया है या लैक ऑफ नॉलेज ने इंटरफेयर किया है और आपने सवाल खड़ा कर दिया। दूसरी बात यह है कि आप इम्पेशेंट हो। इम्पेशेंट इंसान को मैं बता देना चाहता हूं, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था, इम्पेशेंट इंसान के लिए ना कामयाबी बड़ी मुश्किल होती है। दुनिया में जैसे लोग रातों रात जो, क्यों नहीं लोग कामयाब होते, अमीर नहीं होते, वो इसलिए कि वो चाहते रातों रात हम अमीर हो जाए। कुदरत के कानून को वो डिनाई करते हैं। वो इसका मतलब है जानते नहीं, दुनिया में कोई असूल नहीं है कि रातों रात कुछ हो। यानी आप जो है वो देखें ना, अगर आपने डॉक्टर बने हैं तो आपने कितने साल डॉक्टरी में लगाए, उससे पहले बेसिक तालीम नहीं की। आपने जब सोचा था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो बन गए नहीं गए थे, बट आफ्टर हैविंग ग्रोन अप अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट योर पेशेंस, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यही कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में सिखाया गया है। तो पहले सवाल सुन लिया करें, आपके सवालों के जवाब भी आप आगे चल रहे होते हैं। इसको मुझे कंप्लीट करने दें। व्हेन आई हैव कंप्लीटेड को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव। ये वो होते हैं जो WH से शुरू होते हैं। WH यानी व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, वगैरह से शुरू होते हैं। इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव। इन दोनों को मैंने क्यों लिखा है, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन करने से यू सी दैट द टेंस इज नॉट इफेक्टिव। यानी व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, इट डज नॉट मीन द टेंस इज चेंज। नो, टेंस रिमेन्स द सेम। मैं पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूं? द पॉइंट आई वांट टू मेक इट क्लियर कि when tense does not change here in questioning, in asking a simple question or a complex interrogative question, it means that you have to apply the previous three methods as far as tenses or grammar is concerned. ठीक है जी? सो फोर्थ और फिफ्थ मेथड में हम ग्रामर वही अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक चीज सीखेंगे कि इस क्वेश्चन की शक्ल को कैसे डील करना है और इस क्वेश्चन की शक्ल को कैसे डील करना है। दैट्स यानी यहां पर आपको कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं सीखनी स्वाइस के इसको हैव, हैज यानी विल हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उनको कैसे डील करना है, और जब WH से शुरू हो जाए तो उसको कैसे डील करना है। तो ये मैं बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। मेथड नंबर 4, पहले वाले को मेथड नंबर हम 4 कहेंगे। ये जो ये था इसको हम मेथड नंबर 4 कहेंगे और इसको हम मेथड नंबर 5 कहेंगे। इसको हम फोर्थ मेथड कहते हैं, राइट जी? इसको हम फोर्थ मेथड कहेंगे और इसको हम फिफ्थ मेथड कहेंगे। मेथड नंबर 4, पहले इनमें कॉमन पॉइंट देख लेना था, गौर से सुनो। ये क्वेश्चन मार्क और ये इधर से। मेथड नंबर 5 सबसे पहले तो कॉमन पॉइंट समझ लो। दोनों मेथड्स में कॉमन पॉइंट, पहला कॉमन पॉइंट, इसमें भी कॉमन पॉइंट्स हैं। कितने आसान तरीकों से बता रहा हूं, फिर भी ना समझ आए तो फिर अल्लाह ताला से दुआ कर सकता हूं। पहला कॉमन पॉइंट ये है कि जो भी said to होगा या say to होगा, whatever जिस टेंस में भी होगा, उसको आपने asked या ask में बदल लेना है। क्यों? क्योंकि सवाल पूछा जाता है और आप नरेटर के तौर पर बता रहे हो कि उसने उससे पूछा था। पूछा तो say to और say to को ask में बदल देना। पहला कॉमन पॉइंट दोनों में ये है। सवाल पूछा जा रहा है इसलिए ask कहेंगे। अब अगर किसी के ज़हन में आ रहा है कि इंक्वायर्ड आ सकता है, फलाना आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है, तो इसका फिर मैं ये जवाब दूंगा कि बेटे पहले आप बेसिक सीख लो, फिर आपको गौर करना तो समझ आ जाएगी कि हाँ आ तो सकता है, लेकिन कब आ सकता है ये आपको सेंस करके डिसाइड करना होता है। ठीक है जी? ये सेंस करके डिसाइड करना है कि यहाँ पर इंक्वायर लगाएंगे, प्रोब लगाएंगे या खाली क्वेश्चन लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। ठीक, ये कुछ भी लग सकता है, बट बेसिक असूल समझना है आपने। दूसरा कॉमन पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट, क्वेश्चन फॉर्म जो होती है, जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होती है, क्वेश्चन फॉर्म is changed into now
सेंटेंस फॉर्म, यानी आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखना, अंदर वाले जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जुमला होगा उसको जुमले की शक्ल में, सेंटेंस की शक्ल में लिखना और क्वेश्चन फॉर्म मार्क हटा देना है। तीसरी चीज, द चेंज in tense is as per previous method। ये तीन बातें आपके पास याद हैं, कितनी सिंपल है, 3 स्टेप्स में बता रहा हूं, हर चीज को मैंने पैकेट्स में बनाया हुआ, स्टेप्स में बता रहा हूं। अब आ जाता है ये मसला, आखिरी पॉइंट, ये जो इधर कॉमर्स हैं बीच में, इनको क्या करना है, और इधर के जो कॉमर्स हैं इनको क्या करना है। तो सुनो गौर से, मेथड नंबर 4 में जो कॉमर्स, मिडिल कॉमर्स हैं, मिडिल कॉमा ही कहेंगे ना इनको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्क्रीन को अगर आप देख रहे हो, इनको रिप्लेस करते हैं इफ से या वेदर से, और आपकी चॉइस है, कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी लगाओ, इफ लगाओ या वेदर लगाओ, कोई रूल नहीं है। यू कैन यूज इफ, यू कैन यूज वेदर। तो इसमें आपने कॉमा हटाना है और या इफ लगाना है या वेदर लगाना है, कोई दैट नहीं लगाना, सिंपल। और अंदर वाले जुमले को आपने, क्वेश्चन को आपने जुमले की शक्ल में बदल दो। अभी एग्जांपल दूंगा, पता चलेगा। इस वाले में आपने क्या करना है, कॉमास आर रिमूव्ड, दैट्स ऑल, यानी आपने कॉमा सिर्फ हटाने हैं, बस इतनी जहमत तो कर सकते हो ना बच्चे। व्हेन से शुरू हो रहा है, व्हेन से ही होगा, हाउ से शुरू हो रहा है, हाउ से ही होगा। अब इसकी एग्जांपल देख लो, ये देखो, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एग्जांपल देख लो, have you completed your project, question mark, गौर से देखना। he asked me, कॉमा की जगह मैं लगा रहा हूं if, और पहले सेंटेंस की शक्ल में लिखना है तो यू को पहले लेके आऊंगा, और यू को मैंने चेंज करना होता है मी के हिसाब से, पिछले रूल में, इफ आई, ठीक हो गया जी। हैव को मैं बदलूंगा हैड में, क्यों बदलूंगा, क्योंकि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, मेथड नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। इफ आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, बस, और जुमले में बंद कर दूंगा, ठीक है जी। तो मैंने सेट टू को बदला आस्क में, कॉमा की जगह मैंने लगाया इफ या वेदर, जो भी लगाना चाहूं लगा सकता हूं। यू को मैंने मी के हिसाब से बदलना है तो आई लगा दिया, और ग्रामर में हैव को हैड में बदल दिया, क्योंकि मेथड नंबर 2 ग्रामर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। इसी सेंटेंस को मैं मेथड नंबर 5 में अप्लाई करता हूं। He said to me, comma inverted comma, when have you completed your project। जुमला मैं इसलिए बार बार एक लिख रहा हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, एक ही जुमले को समझो। ये देखो, he asked me, comma की जगह ना if ना whether ना that, सिंपल हटाओ, when से शुरू। he asked me when, और you पहले मी के हिसाब से चेंज करो तो आई ले आओ, और हैव को वही रूल के मुताबिक, ग्रामर के मेथड नंबर 2 के मुताबिक हैड में कर दो। व्हेन आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। अगर ये बेसिक असूल आ गया है तो आपको समझो सारे मेथड्स आ गए हैं, दैट्स इट। ये अब असूल ज़हन में रखते हुए आप काइंडली जाएं अपने 15 मिनट की ब्रेक के बाद, आई थिंक उन्होंने लगा दिया होगा जी। अबीर, कैन यू टॉक टू मी? हेलो, हेलो द कोऑर्डिनेटर, आर यू देयर? जी सर, बताइएगा। जी जी, मैंने कहा ये इनका एलएमएस पे लगा दिया हुआ उन्होंने। सर क्विज 8 बजे अपलोड हो जाता है, 8:15 बजे, अभी टाइम है 15 मिनट्स है। हाँ हाँ हाँ, इनकी ब्रेक होगी 15 मिनट की, 15 मिनट के बाद ये चले जाएं अपने उस पे, ठीक है जी। और अकॉर्डिंग टू दीज रूल ये प्रैक्टिस करें, समझा मैंने दिए हैं, समझ आ जाने चाहिए, मैंने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी हैं। इनको बता दे, मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इस पे होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, उससे अगला लेक्चर वोकैबुलरी के ऊपर होगा। तो किसी ने सवाल किया था, नाम नहीं मैं बच्चे का ले रहा, वोकैबुलरी के इंक्रीज करने के बताएं, उसमें वोकैबुलरी के बारे में चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये जाके प्रैक्टिस करें और अपने हिसाब से करते रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप भी ऑफ कर लें, मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज।